नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है DS4 में। मैं हूं आपके साथ नफीसा खान। बीजेपी ने 400 प्लस का टारगेट फिक्स करते हुए अपने 195 उम्मीदवारों की लिस्ट यानी कि पहली सूची सामने जारी कर दी है। जानेंगे कि दिल्ली के अंदर जो सबसे बड़ा फेरबदल देखने को मिला है बीजेपी की ओर से, इसके मायने क्या है और कितना नुकसान बीजेपी को होने वाला है। और अगर नए चेहरों पर जो वार कर रहे हैं यानी कि नए चेहरों पर जो बीजेपी खेल रही है, उसकी रणनीति क्या है। चर्चा करने के लिए मेरे साथ है कुलदीप मलिक जी, जो कि प्रोफेसर है। लगातार हम हर मुद्दे पर चर्चा करते रहते हैं सर आपसे, लेकिन आज राजनीति का बड़ा दिन कह सकते हैं, क्योंकि बीजेपी ने 1 से 100 की उम्मीद की जा रही थी लगभग, लेकिन एक मान सकते हैं कि आधे उम्मीदवारों की लिस्ट सामने रख दी है। बड़ी लिस्ट, क्या है आपकी पहली प्रतिक्रिया? जी जी, बिल्कुल सही कहा आपने। शायद राजनीति के अंदर आज बहुत बड़ा दिन, और जैसा कि उम्मीद की जा रही थी कि भारतीय जनता पार्टी लगभग 100 कैंडिडेट की लिस्ट जारी करेगी, लेकिन 100 कैंडिडेट की लिस्ट ना होकर 195 कैंडिडेट की लिस्ट आज भारतीय जनता पार्टी ने जारी की। और जो लिस्ट आई और जिस तरीके की बात हो रही थी, देखिए आप तो दिल्ली की बात कर रहे हैं, लेकिन मैं आपको बताऊं कि कुछ ऐसी बातें हो रही थी कि बड़े बड़े जो दिग्गज है भारतीय जनता पार्टी के, उनके टिकट कटने की जो है संभावना है। उसमें नितिन गडकरी जी का भी नाम शामिल था, उसमें राजनाथ जी का भी नाम शामिल था, हमारे सांसद जो गौतम बुद्ध नगर से है डॉक्टर महेश शर्मा का भी नाम शामिल था। लेकिन हमें ऐसा देखने को नहीं मिला। यानी कि कहीं ना कहीं आप इस एंगल से देख सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी कहीं बैकफुट पे जाती हुई, भारतीय जनता पार्टी के जो लोग हैं, जो भी ये लिस्ट जारी करने के पीछे जो भी रणनीतिकार है भारतीय जनता पार्टी के, उनको ऐसा लगा कि अगर इन लोगों के नाम लिस्ट में नहीं रहेंगे तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को नुकसान होगा। तो पूरा का पूरा ये लिस्ट ये संदेश देती हुई कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी बैकफुट पे। हाँ, कुछ चौंकाने वाले नाम, जैसा आपने दिल्ली की बात की, कुछ लोगों का जो है दिल्ली से जो है नाम गायब था। आप गौतम गंभीर की बात करें, और गौतम गंभीर का तो एक ट्वीट भी आया कि भाई मैं तो खुद ही चुनाव लड़ना नहीं चाहता। तो जी जी, ये तो बिल्कुल वो बात नहीं कुलदीप जी, यही मैं समझना चाह रही हूँ। गौतम गंभीर का ट्वीट आ जाता है कि वो चुनाव नहीं लड़ेंगे और ऐसे में नाम भी कट जाता है। क्या आपको पहले से ही अंदाजा था? नहीं, देखिए मैडम, आप एक बात बताओ, हिंदुस्तान के अंदर 143 करोड़ लोग, और हर कोई चाहता है कि वो जो है चुनाव। भाई आप एक बात बताओ, लोकतंत्र का सबसे बड़ा मंदिर जो है संसद, और संसद के अंदर जाने की इच्छा शक्ति किसकी नहीं होती। और गौतम गंभीर तो क्रिकेट की दुनिया से राजनीति में आए थे, लेकिन शायद ये गौतम गंभीर को भी पता था कि भाई उनके साथ में जो है क्या होने वाला। तो ये तो यही बात होगी कि भाई खिसियानी दिल्ली जो है खंपा नोचे, तो उनका नाम लिस्ट में से नदारत मिला, और वो उन्होंने इस तरीके का जो है ट्वीट किया। लेकिन जितने भी नाम है अपने आप में बहुत ही मतलब कुछ कहते हैं, ये सारे के सारे नाम आज भारतीय जनता पार्टी की लिस्ट में। जी कुलदीप जी, देखिए कई राज्यों से लिस्ट सामने साफ हो चुकी है बीजेपी की ओर से, लेकिन अब मैं खास दिल्ली और यूपी की बात करना चाहूंगी। दिल्ली के अंदर मीनाक्षी लेखी का टिकट कट जाता है। डॉक्टर हर्षवर्धन, जो कि पुराने नेता माने गए हैं बीजेपी का, लगातार बीजेपी को दिल्ली के अंदर जीत दिलाते रहे। क्या होगा उन लोगों का? क्या बगावती सुर सुनाई देंगे उन लोगों की ओर से? नहीं मैडम, जहां तक आप बगावती सुर की बात कर रहे हैं, भाई एक बात बताओ, भारतीय जनता पार्टी वाले तो जो चाहते हैं ये तो ये करते हैं। आप देखो अभी 3 राज्यों में जो है चुनाव परिणाम आए किस तरीके से जो है शिवराज सिंह चौहान को जो है साइडलाइन किया, राजस्थान से वसुंधरा राजे सिंधे को जो है साइडलाइन किया हो। और हम ये सोच रहे थे कि कहीं ना कहीं भाई हो सके ये बगावती तेवर तो इख्तियार नहीं कर ले, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। देखिए मैडम, आज आपको ये समझना पड़ेगा कि आज के घटनाक्रम में सरकार के पास एक ऐसा हथियार है, वो है ईडी का और सीबीआई का। ये इस ईडी और सीबीआई के हथियार को ये विपक्ष के ऊपर भी यूज करते हैं, और जो इनके अपने खुद के लोग हैं ये इनके ऊपर भी यूज करते हैं। बहुत ही गंभीरता के साथ मैं आपको इस बात को बता रहा। और अब तो कहीं ना कहीं आपके चैनल के माध्यम से लोग इस बात को भी समझे कि ईडी सीबीआई के केस में भी क्या हो रहा है। इन्होंने कानून जो चेंज किया, पहले होता क्या था, अगर सपोज करो किसी आदमी के ऊपर कोई केस है तो उसके ऊपर एफआईआर दर्ज होती थी, ईडी सीबीआई एफआईआर दर्ज करती थी, इसके बाद उसके ऊपर जांच होती थी, जांच के बाद मुकदमा चलता था, और मुकदमे के बाद अगर वो इंसान दोषी है तो उसे कहीं ना कहीं सजा होती थी। जो निर्दोष होता था वो जो है केस से बाहर हो जाता था। लेकिन अब हो क्या रहा, ईडी और सीबीआई वाले जिसे चाह उसे ही उसके ऊपर ही धावा बोल दे,
उसको फिर जेल में डाल दे। जेल में डालने के बाद फिर उसके ऊपर जो है मुकदमा चलेगा, और मैं आपको बताऊं वो जेल के अंदर तब तक रहेगा जब तक उसके ऊपर मुकदमा चलता रहेगा। फॉर एग्जाम्पल अभी आप शिबू सोरेन की बात करो, उनको जेल में डाल दिया, अगर 15 साल तक मुकदमा चलता रहा तो 15 साल तक वो जेल में ही रहेंगे। आम आदमी पार्टी के मनीष सिसोदिया जी या सतीश जैन जी अगर वो जेल में चल रहे, जब तक मुकदमे में वे निर्दोष साबित नहीं होंगे तो वे जेल से बाहर नहीं आएंगे। तो आज कहीं ना कहीं हिंदुस्तान के अंदर 143 करोड़ लोगों के अंदर ये बात सबको अच्छे से समझ आ रही कि भाई किस तरीके से ईडी और सीबीआई का सहारा लेकर भारतीय जनता पार्टी वाले लोग काम कर रहे हैं। और ईडी और सीबीआई का डर केवल विपक्ष को ही नहीं, इनके जो सत्ता पक्ष के लोग हैं जो विद्रोह करना चाहते हैं वो भी कहीं ना कहीं ईडी और सीबीआई के डर की वजह से वो विद्रोह नहीं कर पाते। तो जैसा कि मैंने बताया कि भाई जब शिवराज सिंह चौहान विद्रोह नहीं कर सके, जब जो है राजस्थान के अंदर विद्रोह नहीं हुआ, तो फिर भाई ये हर्षवर्धन सिंह और मीनाक्षी लेखी कैसे विरोध करेंगे? तो इस बात में मुझे कोई जो है कोई सत्यता नजर नहीं आती। चलिए, विरोध के सुर तो कितने सुनाई देंगे वक्त बताएगा, लेकिन कुलदीप जी, बीजेपी ने जो 195 लोगों की लिस्ट जारी की उम्मीदवार की, मैं उन पर चर्चा कर रही थी कि केंद्रीय मंत्री 34 केंद्रीय मंत्रियों को उतार दिया गया है मैदान में। 2 पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं जिसमें कि शिवराज सिंह चौहान का आप नाम ले रहे हैं, और 28 महिला उम्मीदवारों पर इस बार मौका दिया जा रहा है। तो वही 47 युवाओं को मौका, सबसे ज्यादा ओबीसी उम्मीदवार। एक तरीके से राहुल गांधी जो लगातार कहते रहे कि ओबीसी का मुद्दा उठाते रहे, जातीय जनगणना होनी चाहिए, इस तरीके के मुद्दे उठाते रहे। बीजेपी ने तो चारों खाने चित कर दिया, महिला, युवा, ओबीसी। नहीं, देखिए मैडम, आप भी महिला है और अगर महिला मैदान के अंदर उतारी गई तो मेरे ख्याल से ये भी बहुत अच्छी बात है। इसके बाद आपने युवाओं का जिक्र किया, मैं तो बार बार अलग अलग मंचों से इस बात को कहता हूं कि हिंदुस्तान के अंदर युवाओं को राजनीति में आना चाहिए। अल्टीमेटली ये देश युवाओं का देश है। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अलग अलग मंचों से छाती पीट पीट के जो है युवाओं के बारे में बात करते हैं। तो अगर विश्व की सबसे बड़ी पार्टी और हिंदुस्तान के अंदर जिस पार्टी का बोलबाला है, अगर वो युवाओं को तरजीह देती है तो इसमें भी अपने आप में जो है बहुत बड़ी बात है। रही बात जैसे आपने बताया कि भाई 34 लोगों को और 2 पूर्व जो है मुख्यमंत्रियों को भी टिकट दिया, तो मैं आपको एक बात बताऊं, भले ही भारतीय जनता पार्टी इस बात को कह रही कि भाई अब की बार 400 पार, लेकिन कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी वालों को भी इस बात का एहसास है कि जो वे कह रहे ऐसा होना संभव नहीं है, इसलिए वे फूंक फूंक का कदम रख रहे। मैं फिर कह रहा कि इस लिस्ट के अंदर तो लोग ये कह रहे थे कि भाई इसमें राजनाथ जी का नाम नहीं आएगा, इसमें जो है नितिन गडकरी का नाम नहीं आएगा, जितने भी पुराने दिग्गज है भारतीय जनता पार्टी सबका टिकट काटेगी, लेकिन हमें ऐसा देखने को नहीं मिला। बिल्कुल स्पष्ट संकेत देते हुए कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी जो कह रही ऐसा करना उसके लिए कहीं ना कहीं असंभव है, और जो वे कठोर डिसीजन लेना चाह रहे थे उस टाइप के वे डिसीजन नहीं ले पाए। और मैं तो ये कह रहा कि जिस तरीके से आज देश के अंदर घटनाक्रम है, और खास तौर से अगर आप थोड़ा सा देखें मैडम, आप डिटेल में अगर देखेंगे देश के अंदर आज, अगर मैं राज्य सरकार की बात करूं तो आधी जो राज्यों में सरकार है वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, और जो आधी सरकारें हैं वो विपक्ष की सरकार है। यानी कि देश के अंदर राज्यों में 70 करोड़ जो लोग हैं उनके ऊपर राज्यों में भारतीय जनता पार्टी शासन कर दी, और 70 करोड़ के ऊपर विपक्ष वाले शासन कर दे। अब हो क्या रहा, जिस तरीके से केंद्र की सरकार, भारतीय जनता पार्टी के लोग ये विपक्ष वाले को दबाने पे लग रहे। हर राज्य की आप बात करो, आप दिल्ली की बात करो, आप पंजाब की बात करो, आप जो है वेस्ट बंगाल की बात करो, आप तमिलनाडु की बात करो, आप केरल की बात करो, जहां जहां बीजेपी की सरकार राज्य में नहीं है वहां भारतीय जनता पार्टी के केंद्र की सरकार कहीं ना कहीं उन सरकारों को दबाने का काम कर रही। वहां पे ईडी सीबीआई को का जो है ज्यादा से ज्यादा जो है उनका दुरुपयोग कर रही। तो अब कहीं ना कहीं हिंदुस्तान के ये 70 करोड़ लोग भी समझ गए कि भाई ये प्रहार उनकी सरकार पे नहीं, उनके राज्यों की सरकार पे नहीं, ये कहीं ना कहीं प्रहार हमारे ऊपर है। यानी कि अब देश की जनता कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जो है होती जा रही है। और मैं तो चूंकि
खुद मैं उन व्यक्तियों में शामिल हूं कि भाई जिस तरीके के वादे भारतीय जनता पार्टी ने किए थे, आप अगर 2014 की बात करो, 2014 में जो वादे हुए, इन्होंने ये वादे किए थे कि भाई 100 दिन के अंदर हम काला धन वापस ले आएंगे, महंगाई कम कर देंगे, भ्रष्टाचार कम कर देंगे, 2 करोड़ युवाओं को प्रतिवर्ष हम रोजगार देंगे, गंगा को निर्मल एवं पवित्र करेंगे, जो है अर्थव्यवस्था मजबूत करेंगे। किस किस तरीके के वादे पूरे किए गए थे। तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी वालों को अब ये लग रहा कि भले ही वे 400 पार की बात करे, लेकिन ऐसा ना हो कि जो बहुमत का आंकड़ा है हमारा 272 का आंकड़ा, उस तक भी ये जा पाएंगे या नहीं जा पाएंगे। और खास तौर से देश का युवा आज तरीके से आप देखो भले जी, नहीं, फिलहाल मैं इस बात को कह सकता हूं कि जो मुद्दा जो है विपक्ष वाले उठा रहे थे, उस मुद्दे को कमजोर करने के लिए इस तरीके से जो है ओबीसी समाज के लोगों को टिकट दिया। और मैडम आप एक बात बताओ, क्या ओबीसी समाज के लोगों को टिकट देने से, क्या दलित महिला को देश की जो है राष्ट्रपति बनाने से, क्या ओबीसी दलित और पिछड़ों का कुछ भला होने वाला? अरे आपको इनके लिए काम करना पड़ेगा। मैं तो अलग अलग मंचों से बोलता हूं, आप जितने भी ओबीसी दलित और पिछड़े समाज के लोग हैं, आप इनके लिए कुछ करो, आप इनके बच्चों को अच्छी शिक्षा व्यवस्था दो, आप इन्हें अच्छा स्वास्थ्य दो, है आप इनके अंदर जो बेरोजगारी हो रही है उस बेरोजगारी को दूर करो। तो कहीं ना कहीं हमें इन सब बातों से ऊपर उठना पड़ेगा। और जब तक हम इन सब बातों से ऊपर नहीं उठेंगे, फिर ऐसा ही चलता रहेगा। ये देश पहले भी लुटता आया था, ये देश अभी भी लुट रहा और ये देश आगे भी लुटता आएगा। कुलदीप जी, मैं आखिरी सवाल ले रही हूँ क्योंकि आप भी उत्तर प्रदेश से ही आते हैं। उत्तर प्रदेश से ही दिल्ली का रास्ता साफ होता है कि दिल्ली की गद्दी पर राज किया जाता है। 51 उम्मीदवार बीजेपी की ओर से साफ कर दिए गए। कैसे देख रहे हैं आप इस 51 लिस्ट को, क्योंकि 80 लोकसभा सीटें और 80 में से पहले ही कई सीटों पर बीजेपी का कब्जा है। जी मैडम, बिल्कुल आपने सही बात कही कि जो दिल्ली की सत्ता का रास्ता है वो उत्तर प्रदेश से जो है होकर गुजरता है, इस बात में कोई शक नहीं। लेकिन उत्तर प्रदेश के अंदर इस बार जैसा मुझे नजर आ रहा, जो फाइट है वो बहुत ही कांटे की फाइट होने वाली। और ये भारतीय जनता पार्टी वालों को भी पता, जिस तरीके से आज उत्तर प्रदेश के अंदर मैं 3 वर्ग की बात कर रहा, उत्तर प्रदेश के अंदर मैं युवाओं की बात कर रहा, मैं किसान की बात कर रहा और मैं कर्मचारियों की बात कर रहा। उत्तर प्रदेश के अंदर ये तीनों वर्ग आज सरकार से नाराज है। अभी आपने देखा होगा पेपर लीक की घटना पे पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर ये युवा जो है सड़कों पे थे, पेपर लीक हुआ पुलिस की भर्ती का, इसके बाद आरओ एओ का पेपर लीक हुआ, उसमें भी आपने देखा इनको जो है वे परीक्षाएं, पहले तो इन्होंने माना ही नहीं कि भाई ऐसा हुआ, लेकिन इसके बाद में इनको वे परीक्षाएं रद्द करनी पड़ी। तो सारा युवा आज कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ है। किसान आंदोलन आपने पहले भी देखा और अभी भी आप किसान आंदोलन देख रहे हो। यूपी के अंदर ज्यादातर जो लोग हैं किसान वर्ग से डायरेक्टली इनडायरेक्टली जुड़े हैं, तो सारा किसान इनसे नाराज है। और इसके बाद अगर मैं कर्मचारियों की भी बात करूं मैडम, कर्मचारी चाहे वह सरकारी क्षेत्र में काम करने वाला हो या प्राइवेट क्षेत्र में काम करने वाला हो, सारे कर्मचारी इनसे नाराज है। सरकारी क्षेत्र में काम करने वाले कर्मचारी अपनी पुरानी पेंशन बहाली को लेकर संघर्ष कर रहे हैं। आपने देखा होगा दिल्ली के रामलीला मैदान में अभी कई महीने पहले कितने लाखों कर्मचारी आए, तो उनमें से आधे से ज्यादा कर्मचारी उत्तर प्रदेश से थे। तो कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश के अंदर, और खास तौर से मैं यहाँ पे एक बात और बताऊं, भारतीय जनता पार्टी की जो नीति है हिंदू मुस्लिम की नीति, वो अब उत्तर प्रदेश से चलने वाली नहीं है। मैं खुद उत्तर प्रदेश से हूं, पश्चिम उत्तर प्रदेश से हूं, और मैं मुजफ्फरनगर जिले से जो है आता हूं। और मुजफ्फरनगर जिला भारतीय जनता पार्टी के लिए वो जिला है जिसके दम पे भारतीय जनता पार्टी ने हिंदू मुस्लिम शुरू किया। और ये मुजफ्फरनगर के लोग भारतीय जनता पार्टी की चाल में फंस गए, और उस चाल में फंस के इन्होंने भारतीय जनता पार्टी को विश्व की नंबर 1 पार्टी बना दिया। लेकिन अब यही मुजफ्फरनगर सहित पश्चिम उत्तर प्रदेश के लोग इस बात को अच्छे से समझ गए कि हिंदू मुस्लिम करने से केवल और केवल इन नेताओं का भला है, राजनीतिक दलों का भला है, इसमें आम इंसान का कोई भी भला नहीं है। तो खास तौर से हिंदू मुस्लिम की बात करने वाले उत्तर प्रदेश के अंदर, मैं तो कह रहा पूरे देश के अंदर, अब हिंदू मुस्लिम का कार्ड इनका चलने वाला नहीं है। उत्तर प्रदेश के अंदर जबरदस्त टक्कर आपको देखने को मिलेगी, मेरा ऐसा मानना है। चलिए ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए कुलदीप जी। लगातार हम चर्चा यही कर रहे हैं कि पहली सूची तो बीजेपी के सामने आ चुकी है, और बीजेपी जिस रणनीति के साथ 400 प्लस का दावा और नारा दे रहे हैं, क्या उस पे खरे उतर पाएंगे? क्या बीजेपी फिर से 400 प्लस के साथ सत्ता हासिल कर पाएगी, या फिर विपक्ष बीजेपी का विजय रथ रोक पाएगा? फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत।